हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2024 जो कि 21 जनवरी को होने वाला है। उसके लिए हम यहाँ पे सीडीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट 2013 में आए हुए थे। उसके पहले मैंने सीटेट 2011 और सीटेट 2012 के जो 2 पेपर हुए थे, पेपर 1 में, उन सभी का सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके साथ साथ पेपर 2 का भी 2011 के साथ साथ अन्य कई जैसे ईयर में आए हुए पेपरों का सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। ठीक, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो विश्लेषण होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उसको जानकारी प्राप्त करना। तो यहाँ पे दिया गया है कि कौन सी संज्ञात्मक क्रिया, कौन सी क्रिया है जो दी गई सूचना की विश्लेषण के लिए प्रयोग की जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। तो पहला है ऑप्शन वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना। ठीक है, तो अंतर करना एक ऐसी संज्ञात्मक क्रिया है जो जो दी गई सूचनाओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, यानी आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया गया राजेश अति लोलुप पाठक है। वो अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और विभिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो राजेश है वो अपने मन से ही सारी चीज़ें कर रहा है, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन है, उसके आंतरिक मोटिवेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो यानी बच्चा, देखिए पहला ऑप्शन है आंतरिक रूप से प्रेरित परीक्षार्थी, तथ्य आधारित परीक्षार्थी, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, मापन आधारित शिक्षार्थी। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है, यानी कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। याद रखिएगा, नेगेटिव में पूछा गया कौन सा गलत है। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ये तो नेगेटिव में ही है, क्योंकि उसकी अपनी भाषा को अमान्य नहीं करना है। उसके प्रयोगों का समर्थन करना, ये बिल्कुल सही है। भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी अच्छा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे, आपका तरीका कौन सा गलत होगा, कि उसकी भाषा का प्रयोग करना जो आप अमान्य कर दोगे तो ये चीज़ गलत है। तो आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया मानव बुद्धि और विकास की समग्र शिक्षक डैश को योग्य बनाती है। पहला है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, दूसरा शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए, तीसरा विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, और चौथा है शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि विविध विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है कि विविध विद्यार्थियों के लिए शिक्षण के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक, तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञात्मक विकास में बाधक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भ में अप्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं, अप्रभावित क्यों करेंगे। ठीक है, फिर तो ये भी पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा है विद्यार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, फिक्स नहीं रहता। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट, इसमें दिया गया बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है आनुवंशिकता वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। तो सिक्स्थ का यहाँ पे फिर आगे है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। समवयस्कों और पितृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, और आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। और फिर एक और ऑप्शन दिया गया है, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो यहाँ पे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो आपका सेकेंड ऑप्शन है ये ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है समवयस्कों और पितृक जीन जो होते हैं के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। राइट आंसर
सेकंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण क्या होता है? सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन, शिक्षण और पढ़ाई के बीच संबंध, समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन। तो यहाँ पे सेवेंथ का सबसे बेस्ट ऑप्शन फोर्थ है कि समाज के साथ आपका अनुकूलन हो, चाहे मेल जोल अब किस तरीके से रहना है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक पीटी शिक्षक क्रिकेट खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है, निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, बेहतर संरक्षण और सफलता की दर को पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, और नेक्स्ट है क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी को अवलोकन करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका 8 ऑप्शन है ये सबसे बेस्ट है कि कोई बच्चा खुद करता है तो सबसे बेटर होता है, तो शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, ये सबसे प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप से मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वागोत्स्की के परिक्षेप्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तर्कसंगत आस्वाद निर्माण सक्रियकरण। तो यहाँ पे जो आपका 9 नंबर है इसका मुझे लग रहा है कि जो सेकेंड ऑप्शन है आत्मसात, ये ऑप्शन आपका ज़्यादा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आत्मसात। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीते ने यहाँ पे सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित, समुचितता। तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, इसे बोलते हैं अनुकूलित। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितल सिद्धांत में संबोधित किया गया है। संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक, अनुभविक। तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसमें भी दिया गया कि के अतिरिक्त मतलब इसके अलावा, ये तीनों तो हैं, ये नहीं है संदर्भगत। ठीक। नेक्स्ट, हावर्ड गार्डन का बुद्धि का सिद्धांत बल देता है शिक्षार्थियों को अनुबंधित कौशलों पर सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ फ च ध्वनियाँ हैं स्वनिम, रूपिम, लेखनी, शाब्दिक। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, स्वनिम बोलते हैं इन्हें। ठीक। फिर आगे कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता को बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़के लड़कियों को एक साथ पारंपरिक भूमिकाओं में रखना। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर विद्यार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए और कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। निरुत्साहित तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो 14 का जो होगा, लड़के लड़कियों को एक साथ पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, मतलब कोई परंपरा बना दिया जाए तो ऐसा नहीं रखना है। ठीक है। विद्यार्थियों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, ये हो जाएगा फोर्थ, यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? व्यक्तिगत भिन्नता को मतलब संबोधित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अवसर उपलब्ध कराना और शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना और धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो यहाँ पे फिर 16 का जो राइट आंसर होगा वो सेकेंड हो जाएगा, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। अवसर अगर आप दे रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक।
फिर ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। बोर्ड परीक्षा की अनावश्यकता पर। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। सीखने के किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जा सकता है इस पर। और शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर सतत और व्यापक मूल्यांकन ध्यान देता है। ठीक है। 18 देखेंगे, यहाँ पे विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही पर बल देता है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है और परिचित वातावरण में अधिक सीखने के सभी शिक्षार्थियों को मदद करता है। तो यहाँ पे फोर्थ ही मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, शिक्षा विद्यालय आधारित आकलन तो अच्छा होता है। ठीक। फिर आगे सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता पर स्तर। सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञात्मक सीखने के कार्य की प्रवृत्ति को संतुष्ट करने। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, सीखने के सातत्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञात्मक। आगे, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। पोलियोग्रस्त बच्चे एक साथ गाना प्रस्तुत करेंगे। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे का कोई कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। और मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी वैशाखियाँ का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो आपका 20 राइट आंसर है वो हो जाएगा थर्ड, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे को कक्षा में कोई भी वैकल्पिक गतिविधि करने के लिए दे सकते हैं। 21 के अतिरिक्त निम्नलिखित में सभी कारक अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रम डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघ्न, व्यवहारगत विघ्न। 21 राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। सांस्कृतिक कारक जो होता है ये अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है इससे। ठीक है, के अतिरिक्त बोला गया, इससे नहीं हो सकती, मतलब सांस्कृतिक कारक के छोड़ करके और सबसे हो सकती है। ठीक। फिर 21 दिया गया, एक समावेशी विद्यालय। तो ये तो पता ही है समावेशी में क्या होता है। विद्यार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उसकी सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करना। शिक्षार्थियों की क्षमताओं को परवाह करने में सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होना। तो मुझे लग रहा है कि सेकेंड ही सबसे ज़्यादा बेटर है। क्योंकि समावेशी शिक्षा कुछ भी बच्चों के जो चाहे जैसे बच्चे हों सभी को मतलब उसको सुधारने और परिणामों को रिजल्ट देने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। ठीक है, तो ये समावेशी शिक्षा का क्वेश्चन बिल्कुल आसान ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी को अधिगम अधिगम नियोग्य नहीं कर सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। और तीसरा, शिक्षकों के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं और अन्य विद्यार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। ठीक है, तो 23 राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि के कारण प्रतिभाशालिता होती है। मनोसामाजिक कारकों, आनुवंशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, 2 और 3 का संयोजन। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ ही हो जाएगा, दोनों चीज़ें इफेक्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि बच्चों में सीखना सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि वह क्या सीखता है और कैसे सीखता है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो 25 का जो राइट आंसर होगा फर्स्ट होगा, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखता है और कैसे सीखता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया गतिक कौशलों में अधिगम नियोग्यता कहलाती है। गतिक कौशल में डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया। तो यहाँ पे 26 जो होगा वो आपका सेकंड हो जाएगा, डिस्प्रेक्सिया। गतिक कौशल में जो भी डिसेबिलिटी यानी कि नियोग्यता होती है उसे डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया अधिगम नियोग्यता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो 27 का जो राइट आंसर होगा थर्ड होगा, यह एक चर अवस्था है। ठीक। फिर अगला है इसमें कि
के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। परिणामों की आशा करना, समस्या को पहचान, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों की खोजना। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, परिणामों की आशा करना, परिणामों की आशा करना। अगला है, एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं है। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, उससे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। ये थोड़ा बेटर लग रहा है। जबकि जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेरित करने की कोशिश कर रहा हो तो उसे ठीक नहीं करना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो थर्ड ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, 29 का आपका हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे कौन सा नंबर है, 29 ही है। तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये भी बोला गया ना कि बच्चा कर रहा है, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेरित करने की कोशिश कर रहा है तो उसे ठीक नहीं करना चाहिए। उस तो फोर्थ ऑप्शन इसका हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, अधिक नर्वस हो जाती है, उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं और उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, और निरीक्षक शिक्षिका को जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। तो यहाँ पे 30 का जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, शायद वह अकस्मात संवेग आवेग का सामना नहीं कर सकती। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट। तो ये थे CDP के 30 क्वेश्चन। थोड़ा लेंदी भी क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, अब तो और टफ आ रहा है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए और तैयारी अच्छे से करिएगा, तभी सीटेट क्वालिफाई होगा। और आने वाले समय में यूपी में जो शिक्षक भर्ती आ रही है, अगर सीटेट पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई है, देखिए यहाँ पे प्राइमरी और जूनियर दोनों शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो अगर आप मतलब पेपर 1 पेपर 2 चाहे यूपी टेट या चाहे सी टेट दोनों क्वालिफाई हैं तो आप शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं, और अगर क्वालिफाई नहीं है तो आप सीधे बाहर होंगे, ये कोई कहने की बात नहीं है। तो इसमें कोई वहाँ पे, तो इसलिए तैयारी अच्छे से करिए, और जिससे कि पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई कर लीजिए, चाहे सी टेट का चाहे यूपी टेट का। ठीक, यूपी टेट के चांस तो कम है, सी टेट हो रहा है तो उसी को अच्छे से पढ़िए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।